नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल पे टॉपर्स नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए राजस्थान का अपोहा तंत्र यानी नदियों का टॉपिक लेकर आए हैं। इससे पहले हमने स्थिति विस्तार, उसके बाद भौतिक स्वरूप, उसके बाद जलवायु के वीडियो डाल दिए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोट्स के प्लेलिस्ट है RPC टीचर्स के नाम से, उसमें जाकर आपको वो सारे वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। हम सभी को पता है कि भाई जल है तो जीवन है। जल का उपयोग पेयजल में, दैनिक घरेलू कार्यों में, सिंचाई और उद्योग कार्य सभी जगह आता है। जल के ये जो सारे समस्त स्रोत है ये क्या कहलाते हैं? जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान मुख्य जल स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे झीलें हैं, नदियाँ हैं, उन पर बने बांध हैं, नहरें हैं, तालाब है, कुएं और नलकूप हैं। इस अध्याय में हम राजस्थान के जल संसाधनों व अपोहा तंत्र का विस्तार से अध्ययन करते हैं। अब हमारा मेन पॉइंट स्टार्ट होता है अपोहा तंत्र। देखिए, धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर, यानी धरातल की जो बनावट है और भूगर्भिक यानी जो भूमि की संरचना उसके आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा, यानी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था, यानी जल बहने की एक विशेष व्यवस्था को अपोहा तंत्र या अपोहा प्रणाली कहते हैं। यानी कोई एक नदी है, ठीक है, एक नदी है और उसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ठीक है, वो सहायक नदियों द्वारा जो एक विशेष व्यवस्था बनती है उस व्यवस्था को अपोहा तंत्र कहते हैं। और ये देखिए, ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। यानी सहायक नदी किसे कहते हैं? यानी छोटी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी मिलती है तो उन्हें क्या कहते हैं? सहायक नदियां। दो अपोहा क्षेत्रों के मध्य उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त करती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। यानी उच्च भूमि जो वर्षा का जल है यानी बारिश का जो पानी है उसको अलग अलग दिशाओं में विभक्त करती है उसे कहते हैं जल विभाजक रेखा। और राजस्थान में जल विभाजक रेखा कौन सी है? आपको पता है क्या है? अरावली पर्वतमाला। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का अपोहा तंत्र। देखिए, राजस्थान के अपोहा तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में राजस्थान का अपोहा तंत्र है। एक तो है आपके बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र, एक है अरब सागर का और एक है आंतरिक अपोहा है तंत्र। ठीक है, ये 3 प्रकार का है। सबसे पहले पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी गंगा नदी में और गंगा नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यानी इसी कारण इसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र। यानी अरावली से पूर्वी भाग में जो बहने वाली जितनी भी बनास है, काली सिंध है, पार्वती है और चंबल है, ये सारी की सारी जो है, जैसे बनास, काली सिंध, पार्वती ये मिलती है चंबल नदी में और चंबल मिलती है यमुना में और यमुना फिर मिल जाती है गंगा और गंगा मिलती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो ये है बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र। फिर है अरब सागर का अपोहा तंत्र। अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में, बहुत ही पूर्वी भाग में, ये है पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाती है माही, लूणी, साबरमती, पश्चिमी बनास और उसकी सहायक नदियाँ। ये कहलाता है अरब सागर का अपोहा तंत्र। अब देखो, जो नदियाँ यानी ऐसी नदी आंतरिक अपोहा तंत्र में कौन आएगी? यानी ऐसी नदियाँ जो न तो कोई समुद्र तक न पहुँचकर स्थल भाग में विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए, ये उससे ही आंतरिक या भूमिगत अपोहा तंत्र कहते हैं। यानी आंतरिक अपोहा तंत्र में न तो नदियां जो है समुद्र तक न पहुंचकर या तो बीच में स्थल भाग में विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए तो इसे कहते हैं आंतरिक अपोहा तंत्र। जैसे घग्गर है, आपके बाणगंगा है, कांतली है, साबी है, रूपारेल है, मेंढा आदि आंतरिक अपोहा तंत्र के उदाहरण है। अब राजस्थान की कुछ प्रमुख नदियाँ इस पाठ में दी गई है, उनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दी गई है चंबल नदी। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। यानी उद्गम स्थल का मतलब जहाँ से नदी उत्पन्न होती है, तो वो क्या है? मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है, जनापाव की पहाड़ी है। राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। यानी प्रश्न आ जाए कि ऐसी कौन सी नदी है राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है, तो वो क्या है? आपके चंबल। राजस्थान में ये चंबल जो है किस जिले से प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है। भैंसरोडगढ़ एक नामक स्थान है, वहाँ से चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। इसके बाद ये कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में बहने के बाद यूपी में यमुना नदी मिल जाती है, क्योंकि धौलपुर और भरतपुर का इलाका जो है यूपी के पास में, तो उत्तर प्रदेश यमुना में मिल जाती है।
इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ पूछे तो कौन कौन सी है? बनास है, पेड़च है, कोठारी है, काली सिंध है, पार्वती है। और राजस्थान का औद्योगिक नगर यानी कोटा भी इसी नदी के किनारे स्थित है। तो ये चंबल की जानकारी है। इसके बाद अगली नदी है बनास नदी। बनास नदी कहाँ है? बनास नदी का उद्गम स्थल है राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है? तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और टोंक में प्रवाहित होकर रामेश्वरम के निकट सवाई माधोपुर में है रामेश्वरम स्थान नामक स्थान, वहाँ पर ये जो है आपके किस में मिल जाती है? चंबल में। सवाई माधोपुर रामेश्वरम चंबल में मिल जाती है। और ये क्या एक मौसमी नदी है, यानी मौसमी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, यानी चंबल तो मध्य प्रदेश से आती है और राजस्थान और फिर यूपी चले जाते हैं, लेकिन पूरी तरह राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे तो कौन सी है? बनास नदी है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 480 किमी है। टोंक, सवाई माधोपुर नगर और बनास नदी के किनारे स्थित है, यानी टोंक और सवाई माधोपुर दोनों शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बनास के। इसकी प्रमुख नदियां हैं मेनाल, कोठारी, बेड़च और खारी। बनास के बाद अगली नदी है लूणी नदी। लूणी नदी देखो अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट यानी नाग पहाड़ से निकलती है। अजमेर जिले का नाग पहाड़ से गोविंदगढ़ के निकट दो धाराओं से यानी सरस्वती और सागरमती नामक दो धाराओं से इस नदी का उद्गम होता है। ये जो है अजमेर के बाद जाती है नागौर, फिर पाली, फिर जोधपुर, बाड़मेर और जालौर जिले में बहने के बाद ये चली जाती है कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है। बाद में जो है बालोतरा जो मरुस्थल का इलाका है उसके खारापन होने के कारण जो चट्टानें होती है वो आपके माइकाशिष्ट चट्टानें होने के कारण उसका जल जो है यहाँ से खारा हो जाता है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ आपको याद रखनी है जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी और गुहिया। ठीक है, ये इसकी सहायक नदी है। इसके बाद बात करते हैं माही नदी की। माही नदी जो है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत पर इस नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, और यही नदी राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में गिरती है। यानी राजस्थान में माही बहती है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में चले जाने के बाद ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी पूछे जो सोम और जाखम है। इसके बाद आती है बाणगंगा। इस नदी का उद्गम स्थल है जयपुर जिले में बैराठ की पहाड़ियाँ, अरावली की बैराठ की पहाड़ियाँ जो है बाणगंगा उद्गम स्थल है। और इसका पानी जाता है भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, यानी जो केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है उसमें नम भूमि प्रदान करता है और इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। यानी इसे क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा। इसके बाद जो नदियों में लास्ट नदी दे रखी है वो दे रखी है घग्गर नदी। इस अंतः प्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। यानी घग्गर का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश शिवालिक पर्वत श्रेणी। ठीक है, उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है और गंगानगर में ये भूमिगत हो जाती है। इस नदी को जो है प्राचीन सरस्वती नदी यानी पुरानी जो सरस्वती नदी है उसका अवशेष या सहायक नदी भी माना जाता है। तो ये आपके नदियों वाला टॉपिक पूरा हो चुका है। अगली क्लास में हम आपके लिए जो झीलें बनती है, टॉपिक में झीलें भी हैं हमारे उपतंत्र में, तो नदियाँ पूरी होने के बाद हम झीलों का जो टॉपिक है वो भी लेके आएंगे। तो यही थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं, कॉमेंट जरूर करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो टॉपर्स नोट्स के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।